तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। आज के प्रश्न देखते हैं। आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे, विस्तार से समझाइए। उत्तर में देखते हैं। ये क्वेश्चन 2018 और 2022 में आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर में आते हैं। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन का अर्थ शिक्षा संस्थाओं को 3 प्रमुख कार्य करने होते हैं: शिक्षण, प्रबंधन और निर्देशन। यानी शिक्षा की जो संस्थाएं होती हैं इनको कौन से 3 कार्य होते हैं: शिक्षण के संबंध में, प्रबंध के संबंध में और निर्देशन। शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को केवल ज्ञान ही नहीं दिया जाता बल्कि जीवन के लिए भी तैयार किया जाता है। इस दृष्टि से विद्यालय में निर्देशन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में जोन्स का कहना है, निर्देशन को स्कूल के सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता और न ही इसको स्कूल के किसी एक विशेष भाग में केंद्रित किया जा सकता है, क्योंकि निर्देशन सहायता देना स्कूल के प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। अतः इस कार्य में सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए और इसी प्रकार प्रशासित होना चाहिए। इस दृष्टि से निर्देशन कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी का सहयोग प्राप्त किया जा सके। निर्देशन सेवा के संगठन में स्कूल के प्रधान को पर्यवेक्षण, आयोजन और तालमेल से काम लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें माता पिता, शिक्षकों, निर्देशन विशेषज्ञों एवं छात्रों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। किसी भी निर्देशन कार्यक्रम में अग्रलिखित बातों को शामिल किया जाता है। पहला पॉइंट है उद्देश्यों का स्पष्ट शब्दों में निर्धारण करना। निर्देशन दूसरा पॉइंट है निर्देशन कार्य का नियमित यानी रोज आयोजन करना। प्रशासित यानी तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक गतिविधियों में समन्वय करना। चौथा पॉइंट है कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निर्धारित करना। पांचवा पॉइंट है विभिन्न निर्देशन कर्मचारियों का एक टीम के रूप में कार्य करना। और छठा पॉइंट है न्यूनतम आवश्यकताओं को एकत्रित करना। इसमें अगली हेडिंग है विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के सिद्धांत। हम्फ्री तथा ट्रैक्सलर ने निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा अपनी पुस्तक निर्देशन श्रृंखला में की है। पहला पॉइंट है उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण। स्कूल के निर्देशन कार्यक्रम के संगठन के समय ही उद्देश्यों को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कार्यों को निश्चित करना। निर्देशन सेवा के द्वारा पूरे किए जाने वाले कार्यों को निश्चित किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कार्यों का वितरण। निर्देशन सेवा में लगे हुए कर्मचारियों को निश्चित कार्य किए जाने चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता को ध्यान में रखते हुए कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है निश्चित अधिकार क्षेत्र। निर्देशन कर्मचारी को प्रदान किए गए कार्य के अनुसार उसका अधिकार क्षेत्र भी निश्चित होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है निर्देशन संगठन का स्वरूप। निर्देशन संगठन का रूप संस्था के उद्देश्यों, कर्मचारियों की संख्या
आकार और आर्थिक साधनों के सुधार हो। यानी आधुनिक इसमें होता है कर्मचारियों की संख्या आकार और आर्थिक साधनों के अनुसार हो। छठा पॉइंट है संबंधों को स्पष्ट परिभाषित करना। निर्देशन सेवा में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक कर्मचारियों के संबंधों की स्पष्ट रूप से परिभाषा होनी चाहिए। यानी जो पूर्ण कालिक कार्य करते हैं और कुछ यानी अंशकालिक कुछ समय के लिए कर्मचारी होते हैं। सातवां पॉइंट है सरलता। विद्यालय निर्देशन सेवा का संगठन यथासंभव सरल रखने का प्रयास करना चाहिए, उसे जटिल नहीं बनाना चाहिए। क्रू एवं क्रू ने भी निर्देशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक बातों की चर्चा अपनी पुस्तक निर्देशन परिचय में की है। ये बातें निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कितने व्यक्तियों तथा कितने समय की आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट है छात्रों को किन किन अनुभव क्षेत्रों में सेवा करने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों में कितनी वृद्धि करने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है विभिन्न प्रस्तावित सेवाओं को प्रदान करने के लिए कौन कौन से अध्यापक हैं। पांचवा पॉइंट है क्या निर्देशन की विविध गतिविधियों को चलाने के लिए मन में समुचित स्थान है। छठा पॉइंट है कर्मचारी किस सीमा तक इस कार्यक्रम में रुचि रखते हैं। सातवां पॉइंट है क्या परिनियोजित कार्यक्रम में माता पिता रुचि रखते हैं। सातवां पॉइंट है निर्देशन सेवाओं के विस्तार की दिशा में उच्च विद्यालयों तथा समाज का दृष्टिकोण क्या है। नवा पॉइंट है छात्रों को अपने लिए कार्यक्रम का मूल्य समझने की अवस्था में किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है। 10वां पॉइंट है अन्य सामुदायिक अभिकरणों के सहयोग को कैसे तथा किस सीमा तक आकर्षित किया जा सकता है। इसमें अगली हेडिंग है निर्देशन सेवाओं के रूप। निर्देशन सेवाओं के निम्न 3 रूप होते हैं। पहला केंद्रीय रूप, दूसरा विकेंद्रीय रूप, तीसरा मिश्रित रूप। पहला पॉइंट है केंद्रीय रूप। केंद्रीय रूप में निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत यानी जो केंद्रीय रूप है, केंद्रीय रूप में निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा निर्देशन सहायता प्रदान की जाती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि निर्देशन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए। शिक्षक निर्देशन कला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते, इसीलिए वे ऐसे विद्यार्थियों को समुचित सहायता प्रदान नहीं कर सकते जिनको स्वयं की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की सहायता की आवश्यकता होती। इस प्रकार निर्देशित क्रियाएं प्रायः केंद्रीय निर्देशन कार्यालय से नियंत्रित होती हैं। शिक्षक भी निर्देशक मंडल के आदेशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। अगला हेडिंग है विकेंद्रीय रूप। निर्देशन के विकेंद्रीय रूप में निर्देशन की सहायता प्रदान करना शिक्षकों की जिम्मेदारी मानी जाती है। शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के निकटस्थ रहता है, इसीलिए वह उनकी समस्याओं तथा आवश्यकताओं को जानकर उन्हें अच्छी सहायता प्रदान कर सकता है। कतिपय व्यक्तियों का कहना है कि इस शिक्षालय में निर्देशक का विभाग अलग बनाने से शिक्षक निर्देशन कार्य को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, अतः निर्देशन प्रदान करना शिक्षकों का ही कर्तव्य होना चाहिए।
तीसरा पॉइंट है मिश्रित रूप। क्रू एंड क्रू के अनुसार विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासक, शिक्षक, निर्देशन आजीविका में कार्यरत कर्मचारी, सामाजिक संस्थाएं इत्यादि सभी की समन्वित सेवाएं निहित होती हैं। मिश्रित रूप से अंतर्गत कुछ कार्य केवल शिक्षक ही कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों से संबंधित सूचना संकलित करना, और कुछ कार्य विशेषज्ञों द्वारा ही किए जा सकते हैं। अच्छे निर्देशन सेवा संगठन की विशेषताएं। अच्छे निर्देशन सेवा संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है निर्देशन सेवाएं सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होनी चाहिए। लोकतंत्रीय देश में प्रत्येक बालक निर्देशन सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है, इसीलिए केवल उन छात्रों को ही निर्देशन सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो अधिक उदंड या झगड़ालू होते हैं। सामान्यतः आजकल विद्यार्थियों के अध्यापक शांत या विचारों में मग्न रहने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान उन छात्रों पर अधिक रहता है जो अनुशासनहीन हैं या विद्यालय छोड़कर भाग जाते हैं। अध्यापकों तथा निर्देशन कार्यकर्ताओं को सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निर्देशन कार्यक्रम को व्यक्ति की सहायता उसका अधिक से अधिक विकास करने में करनी चाहिए। उसकी क्षमताओं का विकास इस प्रकार का हो जो कि समाज के लिए हितकर हो। छात्र समाज का ही एक अंग होता है। उसको सामाजिक प्राणी बनाना शिक्षा का उद्देश्य होता है। एक सुयोग्य नागरिक बनाकर उसको समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में निर्देशन कार्यक्रम में सहायता करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है निर्देशन कार्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। जैसे वर्तमान समाज में बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है, उसी प्रकार निर्देशन कार्यक्रम में परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया में एक दोष यह पाया जाता है कि परामर्शदाता परामर्श देने वाला अधिक बातें करता है। इसी प्रकार साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारकर्ता छात्रों को अधिक बोलने का अवसर नहीं देता। छात्र को बोलने को अधिक समय दिया जाना चाहिए, तभी वह अपने विचारों तथा समस्याओं को स्पष्ट कर सकेगा। निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र को स्वयं की योजनाओं की उन्नति तथा सफलता प्राप्त करने में उसकी सहायता करना चाहिए। चौथा पॉइंट है निर्देशन कार्यक्रम में विद्यालय के सभी कर्मचारियों को अपनी योग्यता अनुसार निर्देशन का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक, परामर्शदाता, स्वास्थ्य अधिकारी, पुस्तकालय अध्यक्ष आदि सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में निर्देशन कार्य को करते हैं, चाहे यह कार्य विचारपूर्वक किया जाना चाहिए या नहीं। बहुत से अध्यापक छात्रों को सुझाव देकर ही निर्देशन कार्य को पूरा करते हैं। इन सभी को कुशल निर्देशक बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यवस्थित निर्देशन का भार प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यक्तियों को ही देना चाहिए। प्रधानाध्यापक को निर्देशन कार्यक्रम की उचित व्यवस्था करने में सहयोग देना चाहिए। पांचवा हेडिंग है इसमें छात्र को ही अंतिम निर्णय करने का अवसर निर्देशन कार्यक्रम में दिया जाए। यह प्रजातंत्र की एक विशेषता भी है कि स्वयं निर्णय करने दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इस प्रकार निर्देशन कार्यक्रम में निर्देशन प्रक्रिया को जनतंत्रात्मक बनाने के लिए आवश्यक है। निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अंतिम निर्णय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए। छठा पॉइंट है निर्देशन कार्यक्रम में संलग्न व्यक्तियों को अपने योग्यता तथा ज्ञान बढ़ाने का अवसर ढूंढना चाहिए।
निर्देशन के क्षेत्र में हर वर्ष नई विधियां निकलती रहती हैं। कुछ विधियों में परिवर्तन होते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य से नवीन सिद्धांत प्रतिवर्ष प्रतिपादित होते हैं। प्रतिवर्ष नवीन परीक्षाएं बनती हैं। इन सभी का ज्ञान निर्देशन कार्यकर्ताओं को होना चाहिए। 7वां पॉइंट है निर्देशन कार्यक्रम में निर्देशन कार्यकर्ताओं यानी निर्देशन कार्यकर्ता को निर्देशन देते समय विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक विधि की सहायता से वह छात्रों के संबंध में विश्वसनीय सूचनाएं ज्ञात नहीं कर सकता। एक कुशल निर्देशक भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न निर्देशन विधियां उपयोग में लाता है। कभी कभी वह एक ही व्यक्ति पर विभिन्न विधियों को विभिन्न समय तथा विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करता है। 8वां पॉइंट है निर्देशन कार्यकर्ताओं का चयन उनकी योग्यता, अनुभव तथा प्रशिक्षण के आधार पर करना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम में संपूर्ण कार्य अध्यापकों द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्देशन क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। 9वां पॉइंट है गोपनीय सूचनाएं गुप्त रखनी चाहिए। परामर्शदाता का यह पहला कर्तव्य है कि छात्र को विश्वास दिलाए कि उसके द्वारा वर्णित सभी तथ्य गुप्त रखे जाएंगे। ऐसा विश्वास होने पर ही वह सत्य सूचना देगा। परामर्शदाता को 2 प्रकार की फाइल रखनी चाहिए। एक में उसे सामान्य सूचना अंकित करनी चाहिए तथा दूसरी फाइल में छात्र से संबंधित गुप्त सूचनाओं का आलेख रखना चाहिए। गुप्त सूचनाओं की फाइल केवल परामर्शदाता को ही प्राप्त होगी। 10वां पॉइंट है विद्यालय की बजट में ही निर्देशन कार्यक्रम को स्थान मिलना चाहिए। यह सत्य है कि निर्देशन कार्यक्रम विद्यालय की क्रियाओं का एक अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिलनी चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम संगठन के उद्देश्य। निर्देशन कार्यक्रम के संगठन के प्रमुख निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है प्रत्येक छात्र की शैक्षिक योग्यता बढ़ाना। जैसा कि सर्वविदित है कि स्कूलों में 10+2 प्रणाली को चालू किया गया है। इस नई प्रणाली में छात्रों के सम्मुख विभिन्न विषयों में से कुछ विषयों के चयन की समस्या होती है, जैसे भाषाएं, गणित, तकनीकी उन्नति को समझने के लिए विज्ञान, समाज विज्ञान, भूतकाल की परंपराओं तथा सांस्कृतिक विकास को जानने के लिए। शैक्षिक निर्देशन कार्यक्रम में यह बताया जाना चाहिए कि अध्यापन कैसे, क्यों, कब, क्या किया जाना चाहिए। स्वयं अधिगम, सेल्फ लर्निंग तथा स्व मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। छात्रों में संवेदन विकसित करना। नवीन पाठ्यक्रम पद्धति के अंतर्गत स्कूलों में सामाजिक सेवा कार्यक्रमों को भी चलाना होता है, जैसे स्काउटिंग, गाइडिंग, आस पड़ोस में सामाजिक कार्य, NCC आदि। निर्देशन कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रशिक्षण पर पूरा लाभ उठाया जा सकता है। यह लाभ सामूहिक वाद विवाद द्वारा तथा सामाजिक बुराइयां दूर करके उठाया जा सकता है। इस प्रकार निर्देशन कार्यक्रम संवेदन के विकास की ओर लक्षित होना चाहिए। अगला पॉइंट है तीसरा प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्तिकरण योग्यता बढ़ाना। कार्य संसार में नई दिशाएं ढूंढने के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी परियोजना का होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मूलभूत कौशलों का व्यावहारिक अनुभव भी लाभकारी होता है। इससे प्रत्येक छात्र की नियुक्तिकरण योग्यताओं में वृद्धि होती है। 14वां पॉइंट है स्वयं बुद्धि और परिपक्वता के आंतरिक साधनों को बलशाली बनाना। हर व्यक्तिगत छात्र को
स्वयं की क्षमताओं को जानने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। उसे स्वयं की बुद्धि, रुचियों और व्यक्तिगत गुणक का स्पष्ट चित्र सीखने का अवसर मिलना चाहिए। उसे निरंतर अपनी शक्तियों तथा दुर्बलताओं के प्रति जागृत करते रहने से उसके अंदर अंतर बुद्धि का विकास हो जाता है। वह अपने साथियों के रूप में अपनी बुद्धि का विश्लेषण कर सकता है तथा आत्म आलोचना से वह अपनी स्वयं की निष्पत्ति का सुधार कर सकता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो सभी आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों।